गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो लेसन का हाफ पार्ट जो बचा हुआ था, आज हम वो अपना कंप्लीट करेंगे। लेसन हमारा कौन सा था? द थर्ड लेवल, 12th क्लास। लेट्स स्टार्ट। देयर वर ब्रास spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eyes। अब यहाँ पे अब आपको पीछे जो हमने पार्ट किया था उसमें जो चार्ली है वो बता रहा है, जो एक प्रोटेगोनिस्ट है लेसन का, वो बता रहा है कि वो थर्ड लेवल में पहुंच चुका है। और जो थर्ड लेवल में पहुंचने के बाद वो जो स्टेशन पे जो हाल है वहाँ का, यानी कि वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा है, बता रहा है वहाँ पे उसने क्या देखा। देर वर ब्रास स्पीटून्स, स्पीटून्स होता है थूकदान जिसमें थूकते हैं, तो कहता है पीतल का वहाँ पे थूकदान फर्श पे रखा हुआ था। एंड अक्रॉस द स्टेशन एक ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आईज, यानी कि और उस स्टेशन के पार एक ग्लिंट होता है, चमक, एक हल्की सी जो रोशनी की चमक थी उस पर मेरी दृष्टि गई, यानी कि कोट माई आईज मतलब मेरी नज़र पड़ी। ए मैन वॉज पुलिंग एक गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट पॉकेट होता है छोटी जेब, वैसे तो वेस्ट होता है बनियान जो हम पहनते हैं, वेस्ट पॉकेट छोटी जो जेब थी। कहता है ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। भी एक आदमी जो था वहां पे उसने देखा एक आदमी अपनी जो छोटी जेब थी वेस्ट की जो पॉकेट से एक सोने की वॉच निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने झट से, स्नैप्ड ओपन करना झटके से कोई चीज ओपन करना या खोलना, स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसका ऊपर का जो कवर था वो झटके से यानी कि जल्दी से खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड, यानी कि उसने अपने उस पर नजर डाली, यानी कि उसको देखा। एंड फ्रॉन्ड, और अपनी जो भौएं थी वो चढ़ा दी। फ्रॉन्ड मतलब गुस्से से थोड़ा, हाँ, भौएं चढ़ा देना। ही वोर ए डर्बी हैट, वो एक डर्बी हैट पहने हुए था। ए ब्लैक 4 बटन सूट, और एक काला 4 बटन वाला सूट पहना हुआ था। विद टाइनी लैपल्स, लैपल्स होते हैं छोटी कॉलर को लैपल्स बोलते हैं, जो आगे से जो हमारा कोट वगैरह खुला होता है उसकी जो छोटी छोटी वो कॉलर होती है ना, उनको लैपल्स बोलते हैं। तो उसकी जो छोटी कॉलर थी उस कोट की। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टास, यानी और उसकी जो ब्लैक बड़ी और काली जो है हैंडल बार यानी कि हैंडल जैसी मुस्टास थी, यानी कि मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और फिर मैंने, कहता है भाई, चारों तरफ देखा, स्टेशन के चारों तरफ देखा, और वहां पे उसने क्या देखा? एवरीवन इन द स्टेशन, यानी कि स्टेशन पे जो भी व्यक्ति वहां पे उपस्थित थे वो ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, यानी कि उन्होंने ड्रेस कैसे पहनी हुई थी? 1890 जैसे, यानी कि 1890 के आसपास जो लोग ड्रेस पहनते थे उस टाइप की उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, और मैंने कभी भी इतनी प्रकार की दाढ़ियाँ नहीं देखी थी। साइड बर्न्स होता है जो हमारे यहाँ के जो बाल होते हैं, जो जो दाढ़ी होती है ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको, चिक के ऊपर के जो बाल होते हैं उनको साइड बर्न्स बोलते हैं। और इतने साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टास, यानी कि जो इतनी फैंसी, जो कई तरह की जो है मुझे नहीं देखी अपने जीवन में। ए वीमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और तभी जो एक औरत जो है ट्रेन के गेट से अंदर आती है। सी वोर ए ड्रेस विद लैग ऑफ मटन, लैग ऑफ मटन होता है, वैसे तो लैग ऑफ मटन स्मार्टली ड्रेस्ड, यानी कि जो अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप किए होते हैं उसको लैग ऑफ मटन बोल देते हैं। तो वो एक जो औरत जो आई थी अभी, वो उसने अपने आप को कैसे एक स्मार्टली अपने आप को ड्रेसअप कर रखा था। सी वोर अ ड्रेस विद लैग ऑफ मटन स्लीव्स, यानी कि बिल्कुल टाइट स्लीव्स उसने पहन रखी थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, यानी कि उसके जो जूते थे उनमें ऊंचे बटन के, यानी कि जो जूते थे उनमें बटन लगे हुए थे, वो हाई बटन शूज थे उसके, और उनके ऊपर उसने जो है टॉप पहन रखा था, स्कर्ट्स पहन रखी थी। तो इस प्रकार से यानी कि उसने अपने आप को स्मार्टली ड्रेसअप कर रखा था। बैक ऑफ, और उसके पीछे आउट ऑन द ट्रैक्स, यानी कि ट्रैक जो उस ट्रेन से बाहर आई। कोट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, लोकोमोटिव होता है इंजन। कहता है फिर मेरी एक नज़र जो एक इंजन पे पड़ी। ए वेरी स्मॉल करियर एंड आइज लोकोमोटिव, एक ये बहुत छोटा डिब्बा था, और इसके आइज लोकोमोटिव, यानी कि ये जो इंजन था वो आइज था। विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और इसका जो किस आकार का था? ये फनल शेप्ड, यानी कि कीप के आकार का ये जो स्टैक, स्टैक होता है चिमनी, यानी कि कीप के आकार की इसकी चिमनी थी। एंड देन आई न्यू, और तब मैं
जान गया था। यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो राइटर है, जो चार्ली है, आपका मेन जो प्रोटोगोनिस्ट है, उसने क्या वर्णन किया है, जो थर्ड लेवल उसने देखा है उसका उसने डीपली इसका डिस्क्रिप्शन दिया है इस पैराग्राफ में भी। वहाँ पे जो लोग थे वो कैसे उनकी दाढ़ियाँ थी, कैसे उनके मुस्टैच थी, कैसे उनके साइड बर्न्स थे, कैसे उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, और वहाँ पे जो लेडीज थी वो किस टाइप की ड्रेस, कैसे उसने अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप कर रखा था, और वहाँ के इंजन्स कैसे थे, लोकोमोटिव्स कैसे थे, चिमनिया स्टैक्स कैसी थी, उन सब के बारे में पूरा इसने यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो राइटर है उसने पूरा उसका डिटेल में वर्णन किया है। और किसका किया है, ये थर्ड लेवल का उसने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है। टू मेक श्योर, भाई निश्चय निश्चय करने के लिए, निश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय, भाई मैं अपनी बात को ये कंफर्म करने के लिए, भाई मैं थर्ड लेवल में हूँ या फिर मैं 80-90 के दशक में हूँ, तो उस बात को अपना पक्का करने के लिए जो राइटर है वो कहता है आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय, मैं जो समाचार पत्र बेचने वाला जो लड़का था उसकी उसकी तरफ गया, एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और जो पेपर्स का जो ढेर था उस पर मैंने अपनी एक नज़र दौड़ाई, एट इज फीट, जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था, इट वॉज द वर्ल्ड, और ये न्यूज़पेपर कौन सा था, द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैजेंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और कहता है अभी जो उसको पता है अभी जो द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर है उसको तो छपे जो है बहुत साल हो चुके हैं, यानी कि वो अब तो वो छपता ही नहीं है। द लेट स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उसके ऊपर जो स्टोरी जो कहानी जो छपी हुई थी उस न्यूज़पेपर द वर्ल्ड के ऊपर, तो वो किसके बारे में बता रही थी, समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, यानी कि जो राष्ट्रपति क्लीवलैंड है उनके बारे में कुछ बता रही थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, और यही सिंस यानी कि वही जो फ्रंट पेज था वो उसने कहाँ मिला, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, यानी कि जो लाइब्रेरी की जो फाइल्स थी उसके अंदर वो पेज मिला, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और ये जो पेज था वो कब छपा था, ये 11 जून 1894 के अंदर ये छपा था, यानी कि वो उस टाइम में पहुंच चुका है, यानी कि वो इस न्यूज़पेपर का वर्णन डिस्क्रिप्शन इसलिए देता है कि ये वो बता सके कि मैं उस टाइम पीरियड में पहुंच चुका हूँ। फिर कहता है आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो, अब कहता है मैं टिकट की जो खिड़की थी उसकी तरफ मुड़ा, नोइंग दैट हेयर, ये जानते हुए, ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल, की ये जानते हुए कि मैं जो ग्रांड सेंट्रल था उसका तीसरे लेवल पे पहुंच चुका हूँ। आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी, लुइसा यहाँ पे कौन है, लुइसा चार्ली जो है उनकी वाइफ है, तो कहता है भी आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी, जो लुइसा और मुझको जो है लेके जा सकती थी, एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी लेके जा सकती थी, वी वांटेड टू गो, जहां हम जाना चाहे वहां ये टिकट हमें लेके जा सकती थी, यानी कितना उसके पास पैसा था। इन द ईयर 1894, यानी कि 1894 के साल में, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, और मैं गेल्सबर्ग की 2 टिकट चाहता था, इलिनॉइस के अंदर जो गेल्सबर्ग है उसकी मैं 2 टिकट चाहता था। आगे कहता है हैव यू एवर बीन देयर, अब वो आपसे पूछता है क्या क्या तुम कभी वहां पे गए हो, आगे बताता है राइटर बताता है इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, कहता अभी भी ये एक बहुत अद्भुत टाउन है, एक कस्बा है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, और इसमें बड़े बड़े जो है पुराने फ्रेम के घर हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े यहाँ पे बाग हैं, लॉन्स हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, ट्रिमेंडस होता है विशाल का, यानी कि बहुत विशाल मात्रा में जो है पेड़ है, वुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, और जिनकी शाखाएं जो हमारे सिर के ऊपर यानी कि छतों के जो हमारी ऊंची ऊंची दीवारों पे जाके जो है वो मिल जाती है, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और वो किसका काम करती हैं, यानी कि आप ये एक अजम्पशन करो कि एक गली है, गली के दोनों तरफ जो है पेड़ लगे हुए हैं, और दोनों पेड़ों की जो ब्रांचेज ऊपर जाके मिल जाती हैं, तो मिलने की वजह से वो किसका काम करती है, छत का काम करती है, यानी कि वो रूफ बन जाती है, यानी कि इस साइड के पेड़ भी और उस साइड के पेड़ भी जब मिल जाते हैं, तो इसलिए राइटर कहता है ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, यानी कि वो गली में जो है छत का काम करती है, यानी कि वो छत बना देती हैं। एंड इन 1894, और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, भाई वो उस टाइम की जो समर की गर्मियों की जो शाम होती थी वो दुगनी बड़ी होती थी, एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और उनके अपने जो लॉन्स होते थे उन लॉन्स में जो है वो बाहर बैठते थे लोग। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी तो सिगार पीते थे, एंड
टॉकिंग क्वाइटली, और चुप के बात करते थे धीरे धीरे। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें क्या करती, जो पाम के पत्तों के जो है पंखे बनाती थी। वीव होता बुनना, यानी कि वो, यानी कि जो औरतें तो पाम के जो पत्ते हैं उनसे पंखे वगैरह बना रही होती थी। जो आदमी थे वो सिगार्स वगैरह पीते थे और वो बातें करते रहते थे, यानी उनके लॉन में बैठ के अपने अपने लॉन में बैठ जाते थे। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जो फायर फ्लाइज होता है जुगनू, और जुगनू जो है वो उनके चारों तरफ ऐसे घूमते रहते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और इस प्रकार से ये कैसा संसार था, एक शांति प्रिय यानी कि शांति से भरा हुआ पीसफुल वर्ल्ड था, संसार था। ये जो पैराग्राफ दिया इसमें जो राइटर है उसने क्या वर्णन किया है, इसने जो 1894 का जो भारत था, 1894 का जो टाइम था, उस टाइम में लॉन्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं जो छतों का काम कर रहे, गली में आदमी जो है बिना फिक्र के बिना चिंता के जैसे स्मोकिंग कर रहे, सिगार्स वगैरह पी रहे आराम से, और जो औरतें अपना काम कर, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि वो अपने फैंस भी खुद बना लेती है। तो ये क्या बताना चाहता राइटर, कि वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, और वो उनको ज़्यादा जो आज की जो हमारी जो ज़रूरतें हैं इतनी उनकी ज़रूरतें नहीं थी, और ज़रूरतें नहीं थी तो उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, पीसफुल थी। टू बी बैक, वापस आने के लिए। देर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, कहता है टू बी बैक, भाई ये तो 1895 का है, ये तो 1995 में उसका जन्म हुआ चार्ली का, और ये पहुंच गया है कब, 1894 के अंदर, यानी कि बहुत पीछे चला गया है। अब ये कहता भी उस टाइम में आने के लिए अभी भी कितने टाइम बाकी हैं, कहता भी देर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, यानी कि जो पहला जो विश्व युद्ध था अभी भी 20 साल पीछे था, यानी कि 1894 है, अभी 20 साल और हैं पहला युद्ध होने में। एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, यानी कि जो भविष्य में 40, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो तो 40 साल पीछे है, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 20 साल पीछे था। कहता आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और यही कारण था, कहता अभी मैं अपने सुकून से ले रहने के लिए मैं यहाँ के 2 टिकट चाहता था। 2 टिकट क्यों चाहता था, एक वो खुद के लिए, एक अपनी पत्नी के लिए, लुइसा के लिए। आगे कहता है द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब वो क्लर्क के पास पहुंच जाता है जहां पे उसको टिकट लेनी है। कहता है द क्लर्क, फिगर करना होता है हिसाब लगाना। क्लर्क ने जो है जो किराया था उसका हिसाब लगाया। ही ग्लांस्ड एट माय फैंसी हैट बैंड, और उसने मेरा जो हैट बैंड था यानी कि मेरी टोपी पे जो फीता लगा हुआ था उसको देखा, जो एक फैंसी वे में जो लगा हुआ था। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने अपना जो हिसाब जो है वो किराए का जारी रखा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets, और मेरे पास इतना धन था कि मैं अपनी 2 टिकट खरीद सकता था, वन वे, एक साइड की। बट वैन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने अपने पैसे गिने एंड लुकड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था। ही नोडिड एट द बिल्स, यानी कि उसने जो बिल्स यानी कि जो पैसे मेरे पास देखे उसने अपने सिर हिला दिया, और फिर क्या बोला, दैट आंट मनी मिस्टर, ये पैसे नहीं है श्रीमान। ये किसने बोला, वहां पे जो क्लर्क था जिसने किराया उसका लेना था उसने बोला। ही सेड, उसने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी का मतलब है यहाँ पे चीट मी, अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, यू वुडंट गेट वेरी फार, तो तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रायर बिसाइड हिम, और उसके जो पास में जो कैश ड्रायर यानी कि पैसों वाला जो दराज था उसकी तरफ उसने देखा। ऑफ कोर्स, निसंदेह, द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और वहां पे जो पैसे रखे थे वो पुरानी स्टाइल के बिल थे, यानी कि पुरानी स्टाइल की मुद्रा थी। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, यानी कि आज जो हम पैसे यूज करते हैं, जो हमारी जो मुद्रा है उनसे वो 1.5 गुना थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल अलग दिख रहे थे। आई टर्न्ड अवे एंड गोट आउट फास्ट, और मैं वहां से मुड़ा और मैं जल्दी से बाहर आ गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। अब यहाँ पे जो राइटर कहता है भाई इतना होते ही मैं जल्दी से वहां से क्यों निकल के आ गया, क्योंकि ये कहता है भाई जो 1894 के अंदर जो जेल थी ना, तो वहां पे कुछ ऐसा अच्छा नहीं था, यानी कि जेलें उस टाइम की भी खराब होती थी और जेलें आज के टाइम की भी खराब, यानी कि जेल में कोई फर्क नहीं था। जेल तो यानी कि हम पुराने समय में चले जाएं तो वहां भी अच्छी नहीं थी और यहाँ भी
अच्छी नहीं है। तो इसलिए कहता है कि देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। भी जो जेलें थी उसमें 1894 वाले जेलों में भी कुछ भी अच्छा नहीं था। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और कहता और यह वही बात थी और मैंने उसी रास्ते को वैसे ही मैं वहां से आ गया जैसे मैं वहां पे गया था। आई सपोज, मैं ये सोचता हूँ, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच और कहता मेरे दोपहर के भोजन के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने $300 जो अपने बैंक से निकाले। नियरली ऑल वी हैड, यानी कि जितने लगभग मेरे पास थे वो सारे मैंने निकाल लिए। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी कि जो पुरानी स्टाइल की जो करेंसी थी वो खरीद ली। दैट रियली वरिड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, और इस वजह से यानी कि मैंने अपने पैसे निकाल लिए अपने जितने बैंक में थे और उनके मैंने एक्सचेंज कर लिया, यानी कि पुराने स्टाइल की जो करेंसी ले ली, मुद्रा ले ली। और मेरे इस काम से दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मेरा जो मनोचिकित्सक जो फ्रेंड था वो सच में उससे परेशान हो गया। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, और ये आगे कहता है कि तुम जो पुरानी जो मुद्रा है वो तुम किसी भी डीलर से जो है प्राप्त कर सकते हो। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, प्रीमियम होता है अधिशुल्क, यानी कि कुछ अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं, आपको प्रीमियम देना पड़ता है। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, यानी कि जो मेरे 300 जो डॉलर जो पैसे थे उन्होंने $200 से भी कम पैसे खरीदे, क्योंकि उसको अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ा उनके बदले में ओल्ड स्टाइल के बिल लेने के लिए। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि जो 1894 का जो टाइम था उस टाइम पे पैसों की कीमत ज़्यादा थी और वहाँ पे थोड़े पैसों में ज़्यादा चीज़ें आती थी। तो कहता भाई मुझे अब इस बात से क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा था, भाई 300 में उसने 200 भी है भी स्टाइल जो 200 रुपये भी नहीं मिले थे, ओल्ड स्टाइल के जो बिल्स मिले थे। तो कहता लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि वहाँ पे पुराने जो टाइम में जो पीछे जो जाना चाहता था, जिस समय में जाना चाहता था, वहाँ पे जो चीज़ें थी बहुत सस्ती थी और ये जो 200 जो उसको डॉलर 200 के लगभग जो डॉलर मिले थे उनसे वो बहुत कुछ खरीद सकता था। कहने का मतलब क्या है, आगे क्या कहता है, एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन। कहता क्योंकि वहाँ पे जो अंडे थे वो 13 सेंट्स के, यानी कि 13 सेंट्स के एक डजन जो है एग्स मिल जाते थे, अंडे मिलते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन अब वो ट्विस्ट क्या आता है, जैसे एक बार जो थर्ड उसमें चला गया है, थर्ड लेवल में चला गया है, वहां से उसके पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, उस देश की उस टाइम की करेंसी नहीं थी। अब उसने बाहर आके अपने जो बैंक से पैसे निकाले, ओरिजिनल पैसे निकाले, उससे जो है ओल्ड टाइम की करेंसी खरीद ली। अब कहता है लेकिन मैं कभी भी वो जो कॉरिडोर, यानी कि जिस कॉरिडोर से मैं थर्ड लेवल में पहुंचा था, वो मैं उसको ढूंढ ही नहीं पाया। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेट्स टू द थर्ड लेवल, भाई जो मुझे तीसरे लेवल तक लेके जाता ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के अंदर। ऑल दो यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, ऑफन इनफ क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा कोशिश करना, यानी कि ऑफन इनफ होता कई बार। कहता है कि मैंने ऑफन इनफ, आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यानी कि मैंने कई बार जो है कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। लुइसा वॉज वेरी वरीड, अब जो लुइसा उसकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। वैन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको ये सब बताया, एंड डिडेंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और अब वो नहीं चाहती थी कि मैं अब और ज़्यादा जो थर्ड लेवल था उसको ढूंढूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ दिनों के बाद मैंने भी छोड़ दिया भाई थर्ड लेवल को ढूंढना। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, यानी कि मैं फिर अपना उसी काम पे आ गया, जो स्टैम्प कलेक्शन करता था, स्टैम्प को इकट्ठा करता था। कहता मैं उसी काम को फिर करने लगा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों ढूंढ रहे थे एवरी वीकेंड, यानी कि हर सप्ताह के अंत में हम दोनों ही ढूंढ रहे थे, यानी कि दोनों कोशिश कर रहे थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास एक सबूत हो गया था, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। कौन सा सबूत उनको मिल गया था कि जो थर्ड लेवल है वो अभी भी वहां है, और अब उसकी पत्नी लुइसा ने और उसने दोनों ने अब उसको थर्ड लेवल को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। क्यों स्टार्ट कर दिया था? क्योंकि वो कहता है कि अब उनके पास एक प्रूफ हो गया था कि थर्ड लेवल अभी भी वहां है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, अब ये आगे कहता है कि जो मेरा फ्रेंड जो सैम था, विनर था, जो साइकेट्रिस्ट था, वो एकदम से अदृश्य हो गया, कहीं गायब हो गया। नो बॉडी न्यू वेयर,
भी कोई नहीं जानता वो कहाँ गया, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा संदेह है, बिकॉज क्योंकि सैम आ सिटी बॉय, क्योंकि जो सैम का एक सिटी, जो शहर का जो सिटी का जो बॉय है वो बताता है, एंड आई यूज टू टेल हिम, भाई सैम का सिटी बॉय, और मैं उसको बताते थे टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, यानी कि वो सिटी बॉय और मैं, यानी कि मैं कौन, चार्ली, जो सैम को हमेशा बताते थे, किसके बारे में बताते थे, गेल्सबर्ग के बारे में बताते थे। आई वेंट टू स्कूल देयर, कहता मैं वहां स्कूल में गया था, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कौन कहता था, सैम हमेशा कहता था कि जो वहाँ की जो साउंड है, वहाँ की जो वॉइस है, आवाज है उस प्लेस की, उसको वो पसंद करता है, एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट, और वो कहता है कि अब मेरा मानना है कि वो गेल्सबर्ग में जा चुका है, एंड दैट्स वेयर ही इज, और ये वो वही है, ऑल राइट बिल्कुल ठीक, इन 1894, यानी कि जो सैम है अब वो वहां पहुंच चुका है। कहने का मतलब क्या, अब यहाँ पे जो चार्ली वो हमें बेवकूफ बनाता है कि जो सैम है वो पहुंच चुका है 1894 में, क्योंकि कहता भी मैं गेल्सबर्ग के बारे में मैं हमेशा उससे बातें करता था, उसका एक सिटी बॉय था वो भी हमेशा उससे बातें करता था, गेल्सबर्ग के बारे में बताता था, और जो सैम था उसको गेल्सबर्ग पसंद था, और वो गेल्सबर्ग में 1894 में पहुंच चुका था। बिकॉज वन नाइट, अब वो ऐसा क्यों कहते हैं, कहता क्योंकि एक रात में फर्सिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फर्सिंग होता है बात का बतंगड़ बनाना या कंफ्यूज हो जाना, कहता बिकॉज एक रात को जो है हम अपनी जो स्टैम्प कलेक्शन में जो है हम गड़बड़ हो गई, या फिर हमारी जो है उसमें हम ज़्यादा, हमारा दिमाग क्या हो गया, व्यस्त हो गया। आई फाउंड, मुझे क्या मिला, वेल जो मुझे मिला, यानी कि एक स्टैम्प कलेक्शन था, फर्शिंग विद माय स्टैम्प कलेक्शन, यानी कि मेरा जो दिमाग था उसमें गड़बड़ हो गई थी, यानी कि मेरा दिमाग खराब हो चुका था, और जो मुझे स्टैम्प कलेक्शन मिली उसको देख के खराब हो गया था दिमाग, फर्शिंग हो गया था। क्यों हो गया था, वेल अच्छा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, क्या तुम उसको जानते हो। कहता वैन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब कोई नई स्टैम्प बनती है या निकलती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय, और जो स्टैम्प को कलेक्ट करने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो उसको खरीद लेते हैं, एंड यूज डैम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स, और फिर वो क्या करते हैं, उसको अपने आप को मेल कर लेते हैं किसी एनवेलप में, किसी लिफाफे में डाल के, और खुद अपने ही एड्रेस पे भेज देते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, यानी कि जब पहली कोई स्टैम्प निकलती है, नई जो स्टैम्प इशू होती है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर है वो क्या करते हैं, वो अब किसी एनवेलप में अपने ही एड्रेस पे किसी एनवेलप को मेल कर देते हैं, और उस पे वो स्टैंप लगती है, और उसी दिन स्टैंप को अपने पास अपने एड्रेस पे भेज देते हैं जिस दिन वो इश्यू होती है। एंड द पोस्ट मार्क, और जो पोस्ट मार्क मतलब जो उसके ऊपर जो मोहर लगती है, मोहर में क्या होता है, डेट लिखी जाती है। जैसे पोस्ट ऑफिस में हम जाते हैं तो कोई चीज़ जिस दिन भी निकलती है तो वो क्या करते हैं, स्टैंप लगाते हैं, पोस्ट मार्क लगाते हैं, तो स्टैंप में क्या होता है, उस दिन की डेट होती है। तो कहता है द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और ये डेट को प्रूव कौन कर देता है, सिद्ध कर देता है ये जो स्टैंप निकली है वो कौन से दिन की है, तो जो पोस्ट मार्क होता है उसमें वो डेट होती है। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और इस प्रकार से वो लिफाफा जिसमें जो स्टैंप कलेक्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने ही एड्रेस पे खुद को ईमेल करते हैं फर्स्ट, और उसको अपने एड्रेस पे भेज देते हैं, तो इस प्रकार से जो जिस लिफाफे वो अपने आप को मेल करते हैं, और उस पर जो इशू हुई होती है जो स्टैंप, और वो स्टैंप एंड वो जो स्टैंप लगी होती है, तो कहता है भी उस लिफाफे को क्या बोलते हैं, उसी लिफाफे को फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। दे आर नेवर ओपन, और वो कभी खोले नहीं जाते, ये फर्स्ट डे कवर होते हैं, यानी कि ऐसे जो लिफाफे होते हैं वो कभी खोले नहीं जाते। क्यों नहीं खोले जाते, क्योंकि खुद ही भेजने वाला होता है उसको पता होता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि तुम जो अपने आप को ही भेजते हो, खुद को क्या मेल करेगा कोई, तो कहता भाई उसमें ब्लैंक पेपर ही वो डालता है, उसको पता होता है इसमें ब्लैंक पेपर है। लेकिन आगे कहता है दैट नाइट, भाई उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, भाई मेरी जो सबसे पुराने से पुराने फर्स्ट डे कवर्स, यानी कि फर्स्ट डे कवर्स यानी कि जो एनवेलप थे, जो पुराने लिफाफे थे जिनमें फर्स्ट डे कवर्स, जो पहले जो स्टैम्प्स वहां पे कलेक्ट थी जिस वजह से, कहता उनके बीच में आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, भाई मुझे एक ऐसा एनवेलप मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन ये वहां था।
इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर। तो ये वहां इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंड फादर को इसको मेल किया था, यानी कि किसी ने मेरे ग्रैंड फादर के पास इसको भेजा था। एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, तो उसके घर, उसका जो घर था गेल्सबर्ग में, ग्रैंडफादर का जो घर था उसके घर पे इसको भेजा था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड। और ये जो एनवेलप पे जो एड्रेस लिखा हुआ था वो तो यही कहता था कि किसी ने इसको मेरे ग्रैंडफादर के पास गेल्सबर्ग में भेजा था। दैट्स व्हाट एंड इट हैड बीन देयर सिंस, और तब से ये यहाँ है, जुलाई 1894, और यानी कि 18 जुलाई 1994 से ये जो एनवेलप था उन्हीं के पास था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और जो पोस्ट मार्क था ये उसको दर्शाता है। येट आई डिडंट रिमेंबर, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं है। इट एट ऑल, इसके बारे में मुझे ज़्यादा याद नहीं है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट की थी। डल ब्राउन, यानी कि थोड़ी ही हल्की धुंधली सी हो गई थी, यानी कि क्योंकि कई साल पीछे की बात बता रहा है तो पुराना एनवेलप हो गया है तो उसका कलर भी थोड़ा डल हो गया। डल क्या होता है? धुंधला। विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, यानी कि इस पे जो पिक्चर थी, एक प्रेसिडेंट गारफील्ड जो थे उनकी पिक्चर थी। नेचुरली, कहता है ये एक स्वाभाविक था। व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रांडेड इन द मेल, कि ये तो बात स्वाभाविक थी या फिर नेचुरल था कि जब वो एनवेलप हम मेरे ग्रैंडडैड के पास आया था एक मेल के रूप में, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो ये सीधा उनके कलेक्शन में चला गया, क्योंकि उन्होंने तो सोचा भाई मैंने खुद नहीं मेल किया होगा इसको। उनका स्टैम्प कलेक्शन का वो काम करते थे और इसलिए जो है वो सीधा उनके स्टैम्प कलेक्शन में चला गया होगा। एंड स्टेट देयर, और इसीलिए वहाँ पे था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और ये तब तक वहाँ था जब तक मैंने इसको वहाँ से निकाला नहीं और इसको खोल नहीं लिया। द पेपर इनसाइड वोजेंट ब्लैंक, लेकिन अब ये कहता है जो एनवेलप के अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। इट रीड, इस पे क्या लिखा हुआ था? 941 विलैंड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, ये उनका एड्रेस लिखा हुआ है। फिर चार्ली, यानी कि ये लेटर किसको लिखा गया है? चार्ली को लिखा गया है। आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, भाई मैं ये आशा करता हूँ कि तुम सही होगे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर मैं ये विश्वास भी करता हूँ कि तुम अच्छे हो गए। एंड चार्ली इज ट्रू, और कहता है भाई चार्ली ये बात सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, कहता है भाई वो सैम, उसका जो दोस्त है, वो कहता है कि मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, और मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और बिल्कुल अभी, डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कहता है और अभी कोई पियानो बजा रहा है गली के अंदर। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और वो जो सामने वाला जो पोर्च है उसमें गा रहा है, यानी कि बरामदे में गा रहा है। सिंग नैली होम, और सिंग नैली होम से रिलेटेड कोई सॉन्ग गा रहा है। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, यानी कि और मुझे वहाँ पे नींबू पानी के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, वो चार्ली और लुइसा को कहता है तुम भी वापस यहाँ आ जाओ, यानी कि थर्ड लेवल पे आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू, कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फाइंड द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल को ढूंढ लो। इट्स वर्थ इट, कहता हाँ इसके योग्य है। बिलीव मी, मेरे पे विश्वास करो। कहता द नोट इज साइंड सैम, और जो नोट था उसमें नीचे किसके साइन थे? सैम के साइन थे। कहता एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, कहता जो स्टैम्प और जो कॉइन स्टोर था मैं वहां गया। आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800, और मुझे पता चला कि जो सैम था उसने $800 यानी कि $800 वहां से निकाले थे। वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी कि जो ओल्ड पुरानी जो करेंसी थी उसके $800 के लगभग उसने जो है पैसे लिए थे। दैट ओट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और जो $800 उसने पुराने टाइम के जो स्टाइल की करेंसी जो उसने ली थी, एक्सचेंज की थी, और कहता है वो करेंसी वो इतने योग्य थी, वो इतनी अच्छी थी। लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस की, वो है होता है पशुओं का चारा जो होता है उसको, है सूखी जो घास होती है उसको हम हे बोलते हैं। तो कहता है भाई वो इन पैसों से क्या कर सकता था? हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, यानी कि हे का
यानी कि पशुओं के चारे का और अनाज का जो बिजनेस वो कर सकता था। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विस्ड ही कुड डू, और यही वो था जो वो वास्तव में करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली, और निश्चित रूप से, कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने जो पुराना बिजनेस था वो उसमें नहीं जा सकता था। फिर पुराने बिजनेस में वो क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि वो तो ही वॉज ए साइकेट्रिस्ट, क्योंकि वो तो एक मनोचिकित्सक था। और पुराने समय में कोई इतनी बर्डन, इतनी परेशानी, टेंशन लोगों को थी नहीं, इतनी उनकी रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो वो मनोरोगी भी नहीं बनते थे, यानी कि मानसिक रूप से बीमार भी नहीं होते थे, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं थी, उनको टेंशन नहीं थी। तो इसलिए उसका जो साइकेट्रिस्ट का बिजनेस था वो तो यहाँ पे चल नहीं सकता था। इसलिए उसने क्या किया, फीड और ग्रेन का बिजनेस वहां पे वो कर सकता था, और वो करने लगा। कहता है, नोट इन गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग में नहीं, इलिनियोस में, इन 1894, भाई वो कहता है 1894 में, हिज ओल्ड बिजनेस, तो उसका ये पुराना काम जो है गेल्सबर्ग और इलिनियोस में वो नहीं कर सकता था। वाई सैम वोज, क्यों सैम वोज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम तो मेरा मनोचिकित्सक था। और कहने का मतलब क्या है कि ओल्ड जो टाइम था उसमें मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं थी। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा लेसन जो है कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये जो है लेसन में जो लेटर दिया है, सैम का जो लेटर दिया है यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए दिया गया है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, यानी कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए दिया है कि हाँ एक थर्ड लेवल है। लेकिन वास्तव में हमें याद रखना है कि थर्ड लेवल जैसी कोई जगह नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है, जो राइटर है, जो चार्ली है, उसका एस्केपिज्म बोलते हैं इसको, यानी कि वो अपनी करंट, यानी कि अपनी प्रेजेंट की जो सिचुएशंस हैं उनसे वो परेशान होके, दुखी होके, वो अपने मन में एक कल्पना कर रहा है, सिर्फ उसका एक कल्पना है। उस कल्पना के थ्रू वो अपने आप को थोड़ा उस टेंशन से बाहर निकालने की कोशिश करना। यानी कि लेसन के लास्ट में हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक उसकी सोच है। वो लेटर के थ्रू वो हमें बेवकूफ़ बनाना चाहता है, ये प्रूव करना चाहता है कि वास्तव में थर्ड लेवल है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ और सिर्फ जो चार्ली है, जो राइटर है, हमारा जो प्रोटोगोनिस्ट है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना मात्र है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understand this lesson clearly now, and now you will be able to give every question's answer of this lesson. Thank you. Please like my channel and subscribe my channel.